नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था, उसमें घटनाएं जो लगातार होती रही वो एक एक छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की। और उसी क्रम में एक और वीडियो क्लिप आती है जिसे यचारे 1924। यचारे शायद ये लाइन छूट रही होगी यहाँ पर, क्योंकि पूरे कैमरे में नहीं आ रहा है। इसको यहाँ लिख देते हैं, यचारे 1924। यचारे क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त घटना है और ये घटना इस तरह की है, हमारे आज के नवयुवक या जो उस समय के नवयुवक हैं उनमें अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए कितना परिवर्तन होता है। मुझे लगता है जहाँ तक ऐसा कि आप भी नवयुवक हैं, नौजवान हैं, चीज़ों के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों के लिए अगर आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा फिर इस तरह से बेकार है। कोई मतलब नहीं है, मूक दर्शन बनने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप बोलिएगा, अपनी बातें रखिएगा और अपनी बातें रखना भी चाहिए। शायद इतिहास वगैरह या जो भी चीज़ें हम पुरानी घटनाएं पढ़ते हैं, हम अपने आइडियोलॉजी के अनुसार जो भी हमारे आइडल्स होते हैं उनकी चीज़ों को जो फॉलो करते हैं, तो कहीं कहीं लगता है कि नहीं नहीं हमें भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, अपनी चीज़ें बोलनी चाहिए। जहाँ पर कमियां हैं उसमें सुधार होगा, अगर आप में कमियां हैं तो वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी कहीं ना कहीं। उसी में एक घटना होती है 1922 में असहयोग आंदोलन वापस होता है। और क्यों वापस होता, बताया था कि जो चौरी चौरा नामक घटना होती है, 22 पुलिस वाले जिंदा जला लिए जाते हैं। क्यों? उसी में 1922 में जब ये घटना होती है और 22 पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं तो गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जबकि 1920 में चालू किया था। अब वापस क्यों लिया, थोड़ा अगर पिछला देखें तो उनका एक उद्देश्य था कि हम अपने जो आंदोलन करेंगे उनमें हिंसा नहीं करेंगे, बट यहाँ पर हिंसा हो गई। गांधी जी की आत्मा काफ़ी दुखी हुई और इस आंदोलन को वापस ले लिया कि हमारे द्वारा इस आंदोलन में हिंसा हुई। लेकिन हमारे एक चीज़ समझ में नहीं आता, हमेशा एक द्वंद्व चला करता है। अगर गांधी जी में पता नहीं कौन सा ईश्वर ने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला था, इतनी शांति कहाँ से आई थी। एक तरह से अब गांधी जी ईश्वर से तो बढ़ के थे नहीं। अगर हम रामायण में उठाते, भगवान राम को बहुत शांत माना जाता है, लेकिन एक हद के बाद उन्होंने भी धनुष बाण उठा लिया था, पता होगा आपको। इसके बाद श्री कृष्ण गीता में बड़ा बढ़िया उपदेश देते रहते हैं, उन्होंने भी एक वक्त के बाद हथियार उठा लिया, महाभारत हो गई। लेकिन इनके अंदर कभी आया ही नहीं। ये हमारे अंदर हमेशा द्वंद्व चला करता है कि क्या था ऐसा इनमें। खैर, किसी को अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में 100 बताएं। फिलहाल हमारे तो अभी तक समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। जब ये वापस ले लिया गया तो इसी दौर में आंदोलन क्या होता है और तेज पकड़ता है, क्योंकि गांधी जी की जो लगातार हरकतें हैं बहुत शांत स्वभाव की, और वो कहीं ना कहीं हमें दूरदृष्टि में आज़ादी की कोई भी झलक नहीं दिख रही थी। और आंदोलन जो था, जो क्रांतिकारी आंदोलन में, वही भगत सिंह, बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह वगैरह, दो भागों में ये आंदोलन बट जाता है। एक बंगाल में अलग तेजी पकड़ता है और उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में ये आंदोलन अलग से तेजी पकड़ने लगता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल होते हैं। और इस घटनाएं जितनी भी होती हैं उनमें ये मेन लीड करते हैं। करते क्या हैं? यचारे की स्थापना करते हैं। कौन? यचारे की स्थापना का अगर मुख्य माना जाए, एग्जाम में पूछा जाता है कि यचारे की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम पहले आता है, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। ये स्थापना जो हुई थी ये कानपुर में ही स्थापना हुई थी। कानपुर में इन्होंने स्थापना की 1924 अक्टूबर में। यचारे की स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम दिया गया, कानपुर के अंदर। अब ये स्थापना तो हो जाती है, लेकिन अब जब इस ग्रुप का
कोई तो काम होगा, ग्रुप बन गया, जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे। तो इन्होंने कहा कि अभी अपना भैया ग्रुप तो बन गया, चलो इसको कहीं ना कहीं आगे काम में लाते हैं। और इस ग्रुप ने सोचा कि यार आंदोलन करने के लिए पैसे की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हथियार असलाह तो है नहीं इनके पास। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अंग्रेज़ के पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना इनका पैसा थोड़ा काम में लिया जाए। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर एक ट्रेन जाती है। उस ट्रेन में क्या होता था, अंग्रेजों का खजाना जाता था, पैसा। वो पैसा इन्होंने लूटने का प्लान बनाया और वो सक्सेस भी हो गए। उस समय बताया जाता है कि लगभग 8,000 रुपये थे उस समय, यानी कि 1924 मान के चलते हैं, लगभग 100 साल पहले की बात। ये लगभग आज 8 करोड़ के बराबर हो सकते हैं। खैर, ये घटना जब घटित होती है, होता क्या है इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल लाहिड़ी, राजेंद्र प्रसाद पकड़ लिए जाते हैं। बाकी लोग भाग जाते हैं। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी भाग जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अगर कहा जाए, शायद इनके लिए बहुत कम शब्दों में इन्होंने कहा, जैसे एक मूवी नहीं देखते हैं पान सिंह तोमर में, हमेशा वो कहता है कि साहब पुलिस पकड़ ना पाई। तो इन्हें अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाई, पहचान तक नहीं पाई। इन्होंने अपनी पहचान इस तरह से एक बहुरूपिया का रूप बनाए रहते थे, मतलब हमेशा अलग अलग भेष बनाया करते थे, अंग्रेजों के आगे से गुजर जाते थे, लेकिन कभी पहचान नहीं पाए। हाइट थोड़ी कम थी इनका, अगर बचपन का नाम देखा जाए तो सीताराम तिवारी था, और इन्होंने अपनी पिस्टल का जो नाम रखा था वो बमतुल बुखारा रखा था। खैर, एक और इनका वाकया बड़ा याद आता है कि एक बार क्या होता है कि ये पैसे जो इकट्ठा करते हैं यही अंग्रेजों से लूट कर, कि हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं उनमें जो असलाह बारूद लगेगा उसके काम में लेंगे। उससे पहले जैसे इनके पास पैसा इकट्ठा होता है, एक इनके गांव का व्यक्ति आता है और वो कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद, तुम्हारे घर में माँ बाप बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हैं, बीमार हैं, उन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत है, और क्यों ना इस पैसे को थोड़ा भिजवा दिया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने तुरंत उनको मना किया, बोले कि मैं ये पैसा घर के काम में नहीं दूंगा, और माँ बाप अगर मरने जा रहे हैं तो मर जाएं। तो ये चीज़ जो खबर लेके आया था उसको बड़ा बुरी लगी। उसने कहा कि तुझे अपनी माँ बाप प्यारी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं इन पैसों से एक माँ बाप नहीं, हजारों करोड़ों माँ बाप बचा लूँगा। उनका सीधा उद्देश्य था कि भारत की जन्मभूमि के जो लोग हैं उन्हीं में लगाएंगे, मैं एक इंडिविजुअल्स अपने माँ बाप के लिए नहीं, क्योंकि भारत में पैसा लगने का मतलब उसी में हमारे माँ बाप भी आ जाते हैं। तो इस तरह से बड़ा ही अपने वचन के पक्के व्यक्ति थे, और ये इस तरह से इनको जब भाग के यहाँ से निकल जाते हैं कोई पकड़ नहीं पाता है। और उसी समय क्या होता, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र, इनमें 3 को फांसी हो जाती है। और यहीं से क्या होता, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो इनकी बनी थी, संगठन था, ये इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अस्तित्व खत्म इन द सेंस, क्योंकि इस समय तक क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती हैं। तो इन्हें लगा कि थोड़े दिन अब शांत रहना चाहिए। 3 लोगों को फांसी भी हो गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियां थोड़े दिन मामला शांत रहता है, यानी कि 25, 26 और 27, 2 साल मामला शांत रहता है। और आता है 1928। चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर की आग फिर भड़क उठती है और HSRA की स्थापना। यही HRA अब किसमें हो गई, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना दिल्ली में होती है। दोनों क्वेश्चन जबरदस्त कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। HRA की स्थापना कब और कहाँ हुई, HSRA की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो HRA की स्थापना कानपुर में 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा हुई थी, और HSRA की दिल्ली में 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हुई थी। नाम इसलिए शायद बदला था क्योंकि ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप काफ़ी कुख्यात उस समय हो गया था, क्योंकि हिंसक जो घटनाएं हो रही थीं। तो उन्होंने लगा कि अगर यही ग्रुप कंटिन्यू करेंगे तो शायद पुलिस वाले इस पर शक की दृष्टि से देखेंगे, और इसको जब नया ग्रुप बनाएंगे तो इस पर पुलिस जो है इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएगी। शायद ऐसा उनका कुछ मानना था। इसी के आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन आता है 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध, टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं,
कर नमक पर लग जाता है और इसमें विरोध लगातार चल रहा। गांधी जी की वही शांतिप्रिय वार्ता वो अलग रख दी गई, लेकिन अब मेन जो लीडर्स थे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह, ये सब आगे चीज़ों को बढ़ा रहे थे। और साइमन कमीशन, उस समय साइमन जो आया था उसने एक कानून लगाया, नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह था, तो उन्होंने कहा विरोध करना चाहिए। और 1928 में विरोध करते हुए इनकी टुकड़ी को लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि एक पुलिस अधीक्षक होते हैं, उसने क्या किया, आदेश दे दिया, लाठी चल गई। लाठी चलते हुए लाला लाजपत राय आगे थे, उनके बीच खोपड़ी पे ये लाठी पड़ती है और उनकी वहाँ से मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु से क्या होता है, भगत सिंह और चंद्रशेखर को बहुत ही ज़्यादा अंदर से एक तरह से दुख होता है, क्योंकि वो अपना आदर्श मानते थे। और फिर इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। और एक पुलिस अधीक्षक होता है सैंडर्स, जो निकल रहा था, टारगेट पर इनका कोई और था, लेकिन निकलता उस समय ये है और ये मर जाता है। इनकी गोली से जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो होता क्या है कि अंग्रेज़ों में अब बहुत ज़्यादा सस्पेंस की भावना बन जाती है, क्योंकि भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो बहुत ज़्यादा उनको सताने लगे थे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जब इनको मारने के बाद एचएसआरए के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा भवन में क्या होता है, एक हॉल होता है जिसमें बैठक होती है। और बैठक में यही बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह जाते हैं, एक बम, ऐसा बम जो सिर्फ आवाज़ करे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ना हो, ऐसा बम लेकर वहाँ पर फोड़ देते हैं। और फोड़ने के साथ साथ इनके अंदर बहुत नाराज़गी बन जाती है अंग्रेज़ों के अंदर, और इनको क्या कर लिया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के साथ देखा जाता है कि अगर हम थोड़ा समझें यहाँ पर, भगत सिंह अगर राजगुरु जो थे बटुकेश्वर दत्त, इनको अगर अंग्रेज़ों को मारना होता तो शायद वो एक्सप्लोसिव इतना खतरनाक ले जाते और बीचों बीच में फेंक देते, सारे खत्म हो जाते। लेकिन उन्होंने साइड से ऐसा किया। उनका सिर्फ उद्देश्य था अंग्रेज़ों को ये चेतावनी देने के लिए, मुझे मारना होगा तो मैं तुम्हें किसी भी टाइम, एनी टाइम मार सकता हूँ और किसी भी तरीके से। मैं सिर्फ तुम्हें ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं और हमारा जो राज्य या हमारी जो भारतीय गरिमा है उसको वापस कर दें। शायद वो अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आ रही थी। आगे बढ़ते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य चेतावनी देना था। और इसी समय जब बम फेंकते समय भगत सिंह ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। लेकिन अगर नारे की बात की जाए कि इस नारे को क्वाइन किसने किया था, बनाया किसने था, तो वो मोहम्मद इकबाल ने बनाया था। मोहम्मद इकबाल। यहाँ पर 2 क्वेश्चन ये भी पूछे जा चुके हैं कि नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने, किसने बनाया था, मोहम्मद इकबाल ने। और अगर किसी को पता हो तो हमें ज़रूर ये बात कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनकलाब का क्या मतलब होता है, अगर आप भी जानते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। इसी घटना से भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इस फांसी की सज़ा सुनाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद बहुत नाराज़ होते हैं, अंदर अंदर कष्ट होता है। कष्ट के साथ में अब दोस्त थे इनके, दोस्ती निभानी थी, पहुंच गए इलाहाबाद जवाहरलाल नेहरू के यहाँ। इनकी रिहाई के लिए या इनकी सिफारिश करने के लिए कि इनको फांसी ना दी जाए। फांसी ना देने के चक्कर में इनकी क्या होता है, वहीं पर शायद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही, ऐसा हमने जो पढ़ा है, मुखबरी करवा दी जाती है और इनके पीछे पुलिस लगा दी जाती है। और ये इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं, जो आप लोगों ने सुना भी होगा। गोलियाँ चलती लगातार, एक गोली जो बचती है वो अपने खुद मार लेते और ये कहते हुए कि आज़ाद आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा, आज़ाद को कभी कोई पकड़ नहीं सका। ऐसी घटनाएं होते हुए इस समय यानी कि 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर की मुठभेड़ में मृत्यु हो जाती इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क। कभी आप जाइएगा तो आपको भी वहाँ पर देखने को ये चीज़ें मिलेंगी और ऐसी चीज़ें अगर विजिट करिएगा तो ज़रूर देखिएगा, थोड़ी चीज़ें अच्छा लगता है देखने में।
अब फालतू चीज़ें देखने में क्या ही रखा है। खैर ये सारे समाप्त हो जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को भी फांसी हो जाती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये वाक्यांश। ये समझो कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा इतनी चीज़ निकालने में। सारे क्वेश्चन इसमें कहीं से भी एक एक क्वेश्चन वाइज हमने लाइनों को निकाला है और आपको 10-5 मिनट के वीडियो में समझाने की कोशिश की है। समझिएगा इन सब चीज़ों को, और जो मेन पॉइंट है एग्जाम के पर्पज़ से जो अभी रिसेंटली आगे लगे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और इस तरह से ये गतिविधि ख़त्म हो जाती है। अगला 1931 तक हम पहुंच चुके हैं और 47 अब दूर नहीं है। 2-3 वीडियो में कोशिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास लगभग ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।